नमस्कार, मैं सुरजन कुमार एसआर फाउंडेशन से। एक सवाल है रिकवरी एजेंट और ब्रांच मैनेजर का कि वो महिलाएं जो पैसा समय से नहीं चुका पाती हैं, अपनी किस्तें समय से नहीं भर पाती हैं, उनको अपनी आय से ज़्यादा लोन लेना ही नहीं चाहिए। उन्होंने सही कहा कि अपनी आय से ज़्यादा लोन लेना ही नहीं चाहिए। और ये बात इन रिकवरी एजेंटों को भी पता होना चाहिए, उन ब्रांच मैनेजरों को भी पता होना चाहिए कि उस महिला की आय से ज़्यादा हमें लोन देना भी नहीं चाहिए। अब रही बात, ये आय से ज़्यादा लोन वो लेती क्यों हैं और ये आय से ज़्यादा लोन देते क्यों हैं, दोनों जो सवाल हैं इनका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। पहली बात कि अगर एक रिकवरी एजेंट जब आता है, जिस महिला से वो पैसा वसूल रहा है हर हफ्ते, अगर किसी निर्धारित समय पर उस महिला के पास पैसा नहीं है तो ये रिकवरी एजेंट बदतमीज़ी करते हैं, उस महिला को टॉर्चर करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं कि वो किसी अन्य से कर्जा लेकर के आए, लेकिन हमको हमारा पैसा अभी के अभी चाहिए। यहाँ तक कि वो बताते हैं कि आप भीख मांग करके दीजिए, घर बेच करके दीजिए, धंधा करके दीजिए, कुछ भी करके दीजिए, लेकिन हमको पैसा हमारा आज ही चाहिए। और जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक ये बैठे रहते हैं। ये 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात रात तक बैठे रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई महिला अपने मायके चली गई है या किसी भी रिलेशन में अगर चली गई है तो ये उस रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ पर जाकर के उसके मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ पर जाकर हंगामा करते हैं कि ये महिला जो है हमसे लोन ली और पैसा लेकर के भाग रही है, हमारा पैसा नहीं दे रही है। जबकि वो महिला भाग नहीं रही है, वो जो घर बनवाई उस घर में आएगी। आपका 25,000 30,000 रुपये लोन है तो इतना लोन लेकर के वो अपना जो है लाखों का घर छोड़ करके नहीं भागेगी। तो अब ये टॉर्चर करते हैं कि वो किसी न किसी से पैसा लेकर के दे। अब वो महिला लेती किससे है? गांव जो होता है, हर कोई आदमी पैसा देना नहीं चाहता किसी को उधार। अगर कोई देता भी है तो वो भी सूद पर देता है। वो भी कितना परसेंट रहता है? 120% सालाना रहता है। 10% जो है महीने का ब्याज रहता है। हर महीना मूलधन पड़ा रहता है, सिर्फ ब्याज 10% आप देते रहिए, और इस तरह से साल भर का जो है 120% हो जाता है। यहाँ पर ये लोग धकेल देते हैं कि आप वहाँ से लोन लेकर आइए, उधार लेकर आइए, कर्जा लेकर आप आइए, हमको दीजिए। गहने बेचने की सलाह दे देते हैं। यहाँ तक कि ये लोग कह देते हैं कि आत्महत्या कर लीजिए, आत्महत्या कर लीजिए, हम आपका पूरा पैसा माफ़ कर देंगे। कुछ यहाँ तक कह देते हैं कि भाई आप धंधा करिए, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रात बिताइए, पैसा आपका माफ़ हो जाएगा, आज की किस्तें माफ़ हो जाएंगी। तो कोई भी महिला ये दिन देखने के लिए लोन नहीं ली है, ये सबको समझने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जब ये दबाव डालते हैं कि महिला कहीं ना कहीं से पैसा लेकर के आए और पैसा दे, तो वो महिला प्रयास भी करती है किसी से पैसा लेकर के आने की। हो सकता है भाई कोई उधार दे दिया हो। अब जब इसका पति या इसका बेटा अगर कमाएगा तो पहले उसका भी तो देना पड़ेगा। अगर ये कोई महिला परेशान दिखी तो रिकवरी एजेंट किसी अन्य को भी सलाह देते, किसी अन्य रिकवरी एजेंट को सलाह देते हैं कि भाई साहब वहाँ जाइए, वो महिला परेशान है। तो वो उस परेशान महिला का जो है ये नाजायज़ फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं। एक और आएगा, वो कहेगा कि आप हमसे लोन ले लीजिए और हमारे यहाँ लोन लेने में आपको कोई परेशानी नहीं है, लोन देने में भी कोई परेशानी नहीं है। महिला को ये लगता है कि पहला वाला आया था, बदतमीजी कर रहा था, इससे लेकर के उसका पैसा सेटल कर दें, और ये अच्छा आदमी लग रहा है, ये भला आदमी लग रहा है, और ये भला आदमी 2-4 किस्तों के बाद ये भी अपना रंग दिखा देता है। तो पहली किस्त में महिला के पैर लड़खड़ा गए, तो जब अब 2-2 किस्तें साथ में चलने लगी हैं तो महिला के पैर तो टूटेंगे ही। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दूसरा वाला इतनी रकम देता ही नहीं है कि पहले वाले की किस्त पूरी समाप्त कर दी जाए। ये उसी आसपास में देता है, तो मूलधन के आसपास में देता है, और वो ब्याज भी तो लेगा। ब्याज जो है 17.5% से लेकर के जो है 50.103% तक का ब्याज मिलता है। ये NBFC वालों का जो ब्याज रहता है वो इतना रहता है, 17.5% से लेकर के 50.103, इतना ब्याज। तो ये रहा। इसलिए ये महिलाएं क्या करती हैं, दूसरे से लेकर के पहले का सेटलमेंट करने के चक्कर में लेती हैं। पता चलता है कि दोनों किस्तें चलने लगी हैं,
फिर तीसरा कोई आ जाता है तो सोचती हैं उससे लेकर के इन दोनों का ख़त्म कर दें, तो पता चला कि अब 3-3 किस्तें चलने लगी हैं। तो फिर चौथा आता है तो चौथे से लेकर सोचती है इन तीनों का ख़त्म कर दें, तो पता चला इन लोगों का भी अब चलने लगा। यानी कि उसका कर्जा जो है बढ़ता चला जाता है। जबकि आरबीआई गाइडलाइंस के तहत ये बताया गया था कि 3 किस्त के बाद 3 फाइनेंस के बाद आप चौथे फाइनेंस से आप पैसा ले नहीं सकती हैं। तो ये पैसा देते कैसे हैं? देखा गया है कि कुछ महिलाएं 19-19 फाइनेंस से लोन ली हैं। अब आप सोचिए, अगर आरबीआई गाइडलाइंस अगर सही है कि 3 फाइनेंस के बाद चौथे फाइनेंस से आप पैसा ले नहीं सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो पहले के जो 3 फाइनेंस वाले हैं उनका भर करके बाकी उसके बाद जितने भी फाइनेंस वाले हैं उनका पैसा माफ़ किया जाए। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, सब कुछ जानने के बावजूद भी कि ये महिला के पास इतना ज़्यादा लोन चलता है, ये दे नहीं पा रही है, फिर भी उसकी जो है मतलब नई नई किस्तें उस पर दी जाती हैं। वो कैसे दी जाती हैं? कुछ लोगों के जो आधार कार्ड होते हैं उन पर ओडी लगा दिया जाता, ओवर ड्यू। जब ओवर ड्यू लग जाता है तो इससे पता चलता है कि इस महिला के जो लेन देन हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए इस पर ओवर ड्यू नाम का एक मार्क्स लगाया जाता है कि इस महिला को पैसा देना मतलब पैसा फंसाना है। लेकिन फिर भी ये रिकवरी एजेंट जाकर कहते हैं माता जी अगर आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तो हम देते हैं पैसा। तो जब वो चेक करते हैं अपने सिस्टम में तो पता चलता है कि हमारे यहाँ भी नहीं मिलेगा आपको। आप कोई रास्ता ये है कि आप हमको 500, 1000, 2000 दे दीजिए, हम आपका एक फ़र्जी आधार कार्ड बना देते हैं, आप किसी को बताइएगा मत। फ़र्जी आधार कार्ड के नाम पे भी ये लोग 1000, 1500, 2000 रुपये ले करके एक फ़र्जी आधार कार्ड बनाते हैं और अपने ही कंपनी में पैसा पास करवाते हैं। अपने ही कंपनी में पैसा पास करवाते हैं। जैसे 50,000 रुपये अगर पास हुआ है तो 10,000 इनको भी चाहिए कमीशन। और वो महिला जो है आधार कार्ड के लिए पैसा दी, कमीशन पे भी 5,000 से 10,000 दी। बीमा भी कटता है इनका 5,000 के आसपास तक का, 2,000 से लेकर के 5,000 तक का बीमा भी कट जाता है। अच्छा, बीमा क्यों कटता है? बीमा का मतलब ये हो गया कि जिस महिला को लोन दिया गया है और नॉमिनी के रूप में, चाहे उसका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, कोई भी एक नॉमिनी के रूप में होगा, कस्टमर और नॉमिनी के बीच में, यानी इन दोनों में अगर किसी की भी अगर डेथ हो जाती है उस दरमियान जबकि किस्तें चल रही होती हैं तो वो सारा का सारा पैसा माफ़ हो जाएगा और जितना पैसा वो महिला भरी है वो सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ है। ये मामला है संजरपुर खंडवारी में। एक फिरोज बाला नाम की महिला हैं। उन्होंने बताया कि बीमा के नाम पे जो धनराशि हमको वापस मिलनी चाहिए, मतलब मेरे पति का जब देहांत हुआ तो जो पैसा रिफ़ंड होना चाहिए वो पैसा रिफ़ंड ना हो करके, बल्कि भारत फाइनेंस की एक एम्प्लॉई ने कहा, महिला एम्प्लॉई ने कहा कि आप मरी होती तब पैसा माफ़ होता, आपके पति मरे हैं, आपको कुछ भी करके आपको पैसा देना है। अब वो बीमा की शायद पॉलिसी भूल चुकी हैं मैडम। यही बात हुई मार्टिनगंज क्षेत्र में, एक गांव है जिंदोपुर, वहां पर एक महिला हैं गीता, उनके पति का नाम है शोभनाथ। मुझे डेट पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं है। उनके पति जो है जहर खा करके आत्महत्या कर लिए। इन्हीं के दबाव में आकर के आत्महत्या किए हुए हैं और उसका एफिडेविट मेरे पास मौजूद है। जिन जिन कंपनियों से उन्होंने लोन लिया था उसका भी नाम मेरे पास है। अब उनको भी जब बीमा कटा था, बीमा का पैसा माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों ने लिया था तो उनको पैसा रिफंड होना चाहिए था, लेकिन पैसा रिफंड नहीं हुआ। वो महिला इस बात को जानती है कि मेरे पति अब वापस आ नहीं सकते, तो कम से कम में जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए, इन्हीं का पालन पोषण करने के लिए अगर वो रकम मुझे मिल जाए तो शायद मैं अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। लेकिन वो कौन जिम्मेदार हो गया? उनके पति की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसके लिए प्रशासन कभी तंज कसेगी? क्या उन रिकवरी एजेंटों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? साल 1.5 साल का समय बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो पैसा भी देने से इनकार कर दिए हैं। 2 साल के आसपास में मेरे ख्याल से समय हो गया है, पैसा अभी तक मिला नहीं उस महिला को।
बात ये रही कि यही दबाव बनाते हैं कि महिला और ज़्यादा कर्जा ले, और कर्जा ये देते भी हैं, कर्जा देते हैं, उस कर्जा को मतलब पास करने के लिए, लोन पास करने के लिए कमीशन लेते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवाने के लिए ये लोग कमीशन लेते हैं। और जब अगर किसी आदमी या किसी महिला की अगर डेथ हो जाती है तो जो बीमा वाली जो पॉलिसी है उसको ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा। अब क्या इतना सब कुछ समाज में होने के बावजूद भी उन लोगों को जागरूक करना गलत है? मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, वहाँ पर लोगों को मैं जागरूक ही कर रहा हूँ। मैं वही कहता हूँ कि माता, अगर आपने लोन लिया है तो आप लोन दें। हाँ, उनका जो है रिकवरी एजेंटों का जो सिस्टम है, सुबह में 8 बजे से पहले नहीं आ सकते हैं, शाम के 6 बजे के बाद आ नहीं सकते हैं। और कल सुबह की बात है कि कुछ फाइनेंस वाले मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि हम 8 बजे आएँ, 9 बजे आएँ, 10 बजे आएँ, हम चाहे जब आ सकते हैं। ये रात का मामला बता रहा हूँ कि वो रात को बता रहे हैं कि हम चाहे जब आएँ, ये हमारी मर्ज़ी है। और रात में आने की मेरे पास वीडियोस भी हैं, कई फाइनेंस वालों की जो है मेरे पास वीडियोस हैं जो रात में आए हैं महिलाओं के घर पे वसूली करने के लिए। लोग 9 बजे 10 बजे महिलाओं को फ़ोन करके कहते हैं कि माता, आपका कल आपकी किस्त है। इसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इस तरह के तमाम सारे एविडेंसेस मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। अब ये हमने बता दिया कि कर्जा कैसे बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है। मान लीजिए कोई महिला पैसा ली और अपनी सारी किस्तें आसानी से भर रही है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि उसका पति भी अच्छे से कमा रहे हों, उनका बेटा भी कमा रहा हो, तो समान रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब रिकवरी एजेंट इस बात को जान जाते हैं कि ये महिला आसानी से अपनी सारी किस्तें जमा कर दे रही है, इसके ऊपर यही एक सिर्फ किस्त का लोड है और कोई लोड है नहीं, तो क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि इस महिला के ऊपर और कर्जा हो, इसलिए उस महिला की तारीफ़ करेंगे, कहेंगे माता जी, बहन जी, दीदी, आप बहुत अच्छी क्लाइंट हैं हमारी, और आपका तो हमारे यहाँ डबल पैसा पास हो गया है, ट्रिपल पैसा पास हो गया है। माता जी को जब समझ में आता कि डबल ट्रिपल पैसा हमको मिलने वाली बात है, तो वो कहती है कि भैया हमको निकाल करके दे दीजिए। अब महिला ने ये कह दिया कि हमको दे दीजिए, महिला की गलती है, लेकिन महिला को कमाना नहीं होता है ना। अधिकांश की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहन बेटियाँ कमा नहीं रही हैं, महिलाएं कमा नहीं रही हैं, ऐसा नहीं है, पर अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ। अधिकांश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं वो नौकरी करने नहीं जाती हैं, वो मजदूरी करने नहीं जाती हैं, खास करके डेली वाली बात। हाँ, ये जो होता है एक सीजनल, कभी खेती बाड़ी में अगर किसी के यहाँ काम कर लें तो वो अलग बात है। बाकी ऐसा नहीं कि उनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो वो कमाती नहीं है इस तरह से ना, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पति कमा कर ला करके देगा, तो इसलिए कोई टेंशन की ज़रूरत है नहीं। ये पैसा क्या करती हैं? ले लेती हैं। पति भी इस बात को समझ नहीं पाता है कि पैसा ले रहा हूँ तो भरना पड़ेगा, परेशानी होगी, नहीं समझ पाता है अगला। उसको भी लगता है कि हो सकता है ये पैसा मैं कहीं पर सेटल कर दूं, या जिसका पहले लिया हूं उसका दे दूं, इस तरह से। या अगर नहीं भी लिया तो उसको लग रहा है कि पैसा मिल रहा है, तो पैसे के लालच में आकर ले लेता है, फिर भरता है धीरे धीरे, तब कभी न कभी फंसेगा ही। यानी कि जब तक वो आदमी परेशान नहीं होगा, जब तक वो आदमी फंसेगा नहीं, तब तक इस पर कर्जा और बढ़ाता चला जाता है ये फाइनेंस। ये एनबीएफसी के लोग, यही इनकी चाल है कि अगर कोई महिला, उसके पास कम कर्जा है तो कर्जा बढ़ा दिया जाए। इससे इनका फ़ायदा ये होता है कि वो कुछ भी करके देगी, पैसा पर देगी, घर बेच करके देगी, खेत बेच करके देगी, गहने बेच करके देगी, पर देगी तो ज़रूर। यही होता है। और इसी वजह से हर गांव में, लगभग हर गांव में 10 लाख रुपए से लेकर 2-2 करोड़ रुपए के कर्जे हो गए हैं। और जिस गांव में इतना ज़्यादा कर्जा होगा, उस गांव की स्थिति थोड़ा सा आगे देखी जाए कि कितनी भयावह है। और ये जैसे आते हैं वसूली करने वाले, जैसे गुंडे मवाली की तरह आते हैं, एकदम दबंग टाइप में बनकर आते हैं और धमकाते हैं, गाली गलौज करके जाते हैं। इस तरह के तमाम सारे एविडेंसेस हैं मेरे पास। तो मैं लोगों को जागरूक करने के लिए जाता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसा ना दें। कल का मामला है कि एक रिकवरी एजेंट के साथ किसी महिला को बहका फुसला करके उससे कुछ बातें रिकॉर्ड करवाए हैं,
कि अगर सूरजन आए थे तो उन्होंने क्या बताया, तो शायद महिला ने बताया है कि एक कागज़ उन्होंने चिपकाया है और उस कागज़ को चिपकाने का 2300 रुपया उन्होंने लिया है। तो अगर मैं एक कागज़ किसी के दरवाजे पर चिपकाने का अगर 2300 रुपया ले रहा हूँ, तो प्रशासन जो है, मैं थाने पे अक्सर आता जाता रहता हूँ, प्रशासन को भी जानकारी होनी चाहिए, प्रशासन मेरे भी खिलाफ़ जो है कोई कार्रवाई करे और जो मैं कर रहा हूँ इसकी जानकारी ले, इसकी जांच करवाई जाए। जो मैं कर रहा हूँ इसकी जांच करवाई जाए। अगर कहीं से अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ और खुशी खुशी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि देश में कोई दीमक बन करके काम करे, खास करके दीपक नाम लेकर के। दीपक सबको उजाला देता है और दीमक जो होता है वो कुर्सियाँ चाट जाता है। अगर मैं कहीं से गलत हूँ, मेरे ऊपर जांच करवाई जाए, मेरे जो मेरी नीतियाँ हैं, जो मेरी नीयत है, उन सारी चीज़ों की जांच करवाई जाए, जो मेरी कार्यविधि है उसकी जांच करवाई जाए। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर, मतलब मैं सज़ा का हकदार हूँ, पर इसके साथ साथ जांच उन एनबीएफसी वालों की भी होनी चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूं प्रशासन से और मैं जनता को आगाह कर रहा हूं कि अगर आपकी बेटी अगर जवान हो गई है तो आप इस साल के बजाय अगली साल अपनी बेटी का विवाह करें, लेकिन एनबीएफसी से पैसा ना लें। अगर आपका घर जो है करकट का है, एल्बेस्टर लगा हुआ है, तो आप एक साल बाद लिंटर लगवाएं, लेकिन एनबीएफसी से कर्जा ना लें। बीमारी का नहीं कह सकता हूँ, बीमारी के लिए मैं अनुरोध करूँगा, सबसे विनती करूँगा कि अगर किसी गांव में अगर कोई आदमी पीड़ित है, बीमार है, तो तमाम सारी एनजीओज़ चलती हैं, उसकी जानकारी ली जाए। और जो प्रधान महोदय होते हैं उनसे विनती करूँगा कि वो कुछ मदद करें। अगर कोई पीड़ित आदमी है, बीमार है, तो उसके इलाज के लिए कुछ आप रकम मुहैया करवाएं ताकि उसका इलाज हो और बाद में धीरे धीरे उससे आप पैसा ले लें, ताकि वह किसी एनबीएफसी से कर्जा लेने के लिए मजबूर ना हो। ये मैं निवेदन करता हूँ। मैं किसी प्रधान पर ये ज़बरदस्ती, ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नहीं आप पैसा दीजिए ही। बस समाज है, समाज को ज़िंदा रखना, उसको थोड़ा उसका साथ देना, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ भी अगर पता चलेगा कि हाँ, अगर कोई आदमी पीड़ित है, मुझसे यथासंभव जो भी बन पड़ेगा मैं वो आर्थिक सहयोग करूँगा। मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, उसकी कमाई से जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। बस इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जितने भी भाई बंधु हैं वो सब लोग इस तरह से पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ रकम मुहैया करवाएं, ताकि किसी का इलाज सही समय पे हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। पर एनबीएफसी से कर्जा लेने के लिए वो मजबूर ना हो, ये मैं आप सबसे विनती करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।